ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास के इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रथम स्तुति करते हुए आप सब पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। इन्हीं दुआओं इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज तो दिन भर का मुद्दा चीन डोकलाम को छोड़ करके अब विकास दुबे के उस आपराधिक विकास पर ही रहा। हमारे बदरपुर बॉर्डर पर तक आकर के वो पुलिस को चकमा दे करके चला गया। पकड़ा जाएगा जोगी जी पर मुझे भरोसा है, इसलिए वो मुद्दा नहीं है। आज परम श्रद्धेय चंद्रशेखर जी से बड़ा मुद्दा ही नहीं है। मतलब कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो श्रद्धेय चंद्रशेखर के ऊपर हो जिस पर चर्चा किया जा सकता है। चूंकि आज 8 जुलाई है, 2007 में आज ही के दिन दिल्ली के अपोलो अस्पताल में श्रद्धेय चंद्रशेखर जी ने अपनी अंतिम सांस लिया था। हम सब बलिया वासियों के लिए अब इससे बड़ा दुखित दिन हो ही नहीं सकता। हम तो परमपिता परमेश्वर से ये अनुरोध करते हैं कि हे परमपिता, ये 2007 साल के 8 जुलाई का बनाना जरूरी था। हम तो दुआ करेंगे कि हे प्रभु, ये कैलेंडर में ये तारीख ही ना हो, लेकिन ये उसी तरह से संभव नहीं है जिस तरह से परम श्रद्धेय जी का अब आज का होना। उनके याद को मैं प्रणाम करता हूँ। बींग बलियावासी में इतराता हूँ कि मैं उसी धरती का हूँ जहाँ परम श्रद्धेय चंद्रशेखर जी ने जन्म लिया था, जहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण, चित्तू पांडे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह जैसे लोगों ने जन्म लिया। वीरों की धरती, जवानों को देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश के उस लाल को मैं सलाम करता हूँ। मित्रों, श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के विषय में सब लिखा गया कि कब राज्यसभा में आए, कब लोकसभा में आए, कब ये मेरा मुद्दा नहीं है। आज मैंने मेरा हेड डाला कि चंद्रशेखर के न होने पर, मतलब चंद्रशेखर जी का ना होने का मतलब क्या है। मित्रों, ना होने के पहले उनके होने पर कुछ बात किया जाए। कुछ बात उनके होने पर हो तभी उनके ना होने का मतलब आपको समझ में आएगा। मित्रों, क्या है आज के तारीख में आप ये परिकल्पना कर सकते हैं कि एक आदमी अपने ही पार्टी के सबसे शक्तिशाली, आप समझ लीजिए आज का परिकल्पना नरेंद्र मोदी के विरुद्ध उन्हीं के पार्टी का कोई अदना सांसद सदस्य इस हैसियत में है कि वो मोदी के मुंह पर ही विरोध कर दे पूरी मीडिया के सामने। कल्पना में है। विचार कर सकते हैं लोग। ट्विटर पर और टीवी पर लिखते हैं शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी से बाहर हो गए, यशवंत सिन्हा को बाहर कर दिया गया, और भी कई लोग जो उनके वो सोचे कि थोड़ा सा विरोध कर सकते हैं, जोशी जी को अंदर आने नहीं दिया। अब आप समझिए कि चंद्रशेखर का क्या मतलब है। शिमला अधिवेशन चल रहा था, इंदिरा जी का हैसियत वही था जो आज मोदी जी का है। जिस तरह से आज मोदी जी अपने पार्टी पर पूरी पकड़ रखते हैं, आप एक तरह से उनको डिक्टेटर कह सकते हैं, जो आपको कहे। इंदिरा जी भी वही है, उसी स्थिति में थी। आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। द्विवेदी जी, मैं चाहता हूं कि आप कुछ मेरे को मार्गदर्शन दें। आप जैसे लोगों इतना मेरी समझ नहीं है, मेरी जानकारी नहीं है, मेरा पहुंच नहीं है। मैं चाहूंगा कि ये डिबेट आगे बढ़ता रहे आप सबों के मार्गदर्शन से, आप सबों के सहयोग से। जितना मेरे को समझ आ रहा है मैं उतना कह रहा हूं। आदरणीय द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। तो शिमला में वो कांग्रेस महासचिव थे, राज्यसभा के सांसद थे, और इंदिरा जी के घोर विरोध में उन्होंने कुछ मुद्दों पर विरोध कर दिया। क्या आप परिकल्पना कर सकते हैं कि एक आदमी जिसके पास स्वयं प्रधानमंत्री आकर कहे कि आप कौन सा मंत्री बनना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं मंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं जनता का प्रवक्ता हूं, और मंत्री बनने के बाद सरकार का प्रवक्ता बनना पड़ेगा। जनता का प्रश्न नहीं उठा पाऊंगा, मुझे स्वतंत्र रहने दीजिए। भोजपुरी में बोले तो खुला साड़ा रहने दीजिए। वीरेंद्र बाबू को नमस्कार। उन्होंने स्वतंत्र विचरण को अपना हथियार बनाया और कहा कि स्वतंत्र विचरण मतलब मेरे ऊपर किसी का दबाव ना हो। बलिया की धरती ऐसी है, वो तो उनके खून में था, वो उनकी खून का असर था। मित्रों, उनके होने का मतलब था कि पहली बार जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से संसद में गए तो उनके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष होते थे गंगा बाबू। उनको लोग गंगा बाबू लोग कहा करते थे। गंगा बाबू आज के तारीख में समझ लीजिए कि अडवाणी जी मतलब पार्टी के नेता। उस वक्त पार्लियामेंट में गुप्ता जी होते थे कम्युनिस्ट के। जब गुप्ता जी बोलते थे तो कोई नहीं बोलता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो कोशिश करते थे पार्लियामेंट छोड़ के चले जाए,
मतलब कोशिश में पंडित जी हुई तो कि जब भी बोलना शुरू कर तो मैं चला जाऊं। कई बार ऐसा हुआ, कुछ चाहते नहीं थे कि भाई मेरा आमना सामना, मेरा इनकाउंटर हो उनके सामने। क्या हुआ कि चंद्रशेखर जी अपने अध्यक्ष से बोले कि अध्यक्ष जी आप इनको रोकते क्यों नहीं है? तो बोला चंद्रशेखर चुप रहो, तुम एक गाली दोगे तो 150 गाली देगा, वो चाहता यही है, इसलिए उस पर तुम चर्चा ही ना करो, तुम चुप रहो। चंद्रशेखर जी अपने अध्यक्ष का एक आज्ञाकारी सिपाही के रूप में चुप रह गए। एक बार क्या हुआ कि पार्लियामेंट में गुप्ता जी ने कहा यू पीपुल्स आर लाइक डकैत। अरे वाह, डकैत लाइक भीड़ मुरैना, मतलब आप सब लोग चंगबल के डाकू हो। अब चंद्रशेखर जी से रुका नहीं गया, खड़ा होकर के बोले कि अंग्रेजों के दलाल आजादी के आंदोलन में मुखबिरी करने वाले लोग हमको डकैत कहेंगे। ये पार्लियामेंट में बोला, हुआ हंगामा। एक साधारण लड़का, अदना साहब, दुबला पतला आदमी, बिन बनाई हुई दाढ़ी में, तो रखा हुआ दाढ़ी नहीं, बिन बनाई हुई दाढ़ी में उस आदमी को बोला जिसके सामने प्रधानमंत्री नहीं बोलते थे, उनकी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बोलते थे। पूरा पार्लियामेंट में हंगामा हो गया। दोनों लोगों को बुला करके समझा कर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपने बात से मैं नहीं हटूंगा। ये किस आधार पर हमारे नेता को और हम सबको कह रहे हैं कि तुम लोग भीड़ मुरैना के डकैत हो, चंबल के डाकू हैं हम लोग? हमारा तो डाकू का इनके पास कोई प्रूफ हो तो दिखाइए, नहीं तो ये इनके पास तो प्रूफ है कि ये लोग अंग्रेजों के दलाली किए हैं। अब क्या हुआ कि बड़ा हंगामा हुआ। अंत में स्पीकर, प्रधानमंत्री, विपक्ष ने सबों के समझाने के बाद भाई दोनों वक्तव्यों को हटा दिया जाए। उसके बाद स्थिति हुई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि लड़का कौन है भाई? एक ध्यान रहने बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने ऐठ में रहते थे कि किसी आदमी के लिए पूछताछ नहीं करते थे कौन है क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि ये ध्यान रखना, ये आदमी ये यहीं के लिए नहीं बना है, इसका जो तेज है ना वो कुछ और कह रहा है। स्थिति ये आई कि एक बार वित्तीय मामलों पर चंद्रशेखर जी बोल रहे थे अपने ही सरकार के विरुद्ध। जब उनका बात खत्म हुआ तो वही गुप्ता जी गंगा बाबू के यहाँ चल के आए, बोले कि आई कांग्रेचुलेट गंगा बाबू, यू आर चूजन ए वेरी गुड गाइस, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने एक बहुत सुंदर आदमी चुना है, बहुत सुंदर। चंद्रशेखर तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर थोड़ा झेप गए क्योंकि उन्होंने गाली गुप्ता किया था, उनके बाद टर्सन था, लेकिन गुप्ता जी का स्नेह का हाथ उनके ऊपर पड़ा और बोले कि नहीं चंद्रशेखर तुम बहुत बढ़िया बोले हो, बात का विरोध करना, मुद्दा का विरोध करना आदमी का विरोध नहीं है, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई मैल नहीं है, आज से तुम मेरे छोटे भाई की तरह से हो। इसको बोलते हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर यही नहीं रुके। चंद्रशेखर जी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी का मतलब समाजवादी सोशल पार्टी जो राम मनोहर लोहिया जी का था, समाजवादी का मतलब मुलायम बोले मत समझ लीजिएगा, उनका राम मनोहर लोहिया वाला राम मनोहर लोहिया के पार्टी का था, उसका राम मनोहर लोहिया के भी छवि हुए थे कि उनके बाद ही किसी का छवि था। मतलब राम मनोहर लोहिया अपने जमाने में थे तो उनके पार्टी में वही हाल थी नरेंद्र मोदी वाली, कि मोदी के एक मोदी दो, एक से लेकर 1000 तक मोदी, उसके बाद लोगों की गिनती चालू होती है। लोहिया जी के सामने भी यही बात थी, वो 1 से लेकर 1000 तक अपने पार्टी में वही होते थे, उसके बाद लोगों की गिनती शुरू होती थी। मतलब वो जो बोलते थे तो लोग सुनते थे, सिर्फ बोलने की हैसियत किसी की नहीं थी। उन्होंने एक बात बोला, हाँ वीरेंद्र बहादुर जी नमस्कार, श्याम सुंदर भाई भी नमस्कार। जब बात राम मनोहर लोहिया बोलने लगे कि देखो किसी को तैरना तभी आएगा जब आप उसको पानी में फेंकोगे, जब 2 घूंट पानी पिएगा तब जाकर के तैर पाएगा। ये ध्यान रखे कि आदमी को तैरने के लिए उसको पानी में फेंकना जरूरी है। जब तक हाथ पकड़ कर रखेंगे वो तैरना नहीं सीखेगा। तैरना तभी सीखेगा जब डूबते हुए 2 बूंद उसको आए। वीरेंद्र बाबू क्या है आप कहना चाहेंगे? आप आजादी के परिवार के हैं, चंद्रशेखर जी आपके रिश्तेदार यार हैं, आपके घर आते जाते रहते थे। अगर आप कैमरे पर आना चाहें तो लिखेंगे तभी आपको बुलाऊंगा, नहीं तो आवाज डिस्टर्ब हो जाएगा। कल आपको बुलाया था तो आप नहीं आए थे, बच्चा बाबू से कह रहा हूं मैं। तो जब चंद्रशेखर जी ने बोला कि सर एक मेरा प्रश्न है, अब सब लोग एकदम शौक रह गए कि प्रश्न, राम मनोहर लोहिया से प्रश्न, सब के सब चंद्रशेखर जी की तरफ घूम करके देखे। अब राम मनोहर लोहिया वहां क्या करे, मीडिया बैठी हुई है, सब लोग हैं, नहीं कहते कि चुप है। उन्होंने बोला हाँ बोलो। तो बोला कि जी देखिए, आदमी का हाथ छोड़ के पानी में फेंक देने से ही तैरना नहीं आता, वहां परिस्थिति को भी देखना पड़ता है। तैरने के लिए 4-5 चीज बड़ा जरूरी है। एक तो पानी हो, दूसरे तैरानी सिखाने वाला हो,
तीसरा पानी स्थिर हो, चौथा पानी में कोई तेज बहाव ना हो। मान लीजिए किसी आप नए तैरने वालों को पानी में छोड़ते हैं और इतनी तेज बहाव हो कि पानी की धारा में बह के चला जाए तो बोले को स्थिर पानी में सीखेगा। राम मनोहर को लगा कि अब बात खत्म हो गई। उन्होंने तपाक से अगला क्वेश्चन किया जी स्थिर पानी में भी ये देखना पड़ता है कि कोई मगरमच्छ तो नहीं है ना, नहीं तो आदमी कूद और मगरमच्छ निकल जाए, कितना ही तैराक हो। तो मेरा कहना है राम मनोहर लोहिया जी कि आदमी को परिस्थिति का भी ध्यान होना चाहिए। को पानी में कूद रहा है तो ये जान ले कि इसमें कोई बहुत तेज बहाव तो नहीं है, और या अगर बहाव नहीं है स्थिर है तो क्या इसमें कोई बड़ा मगरमच्छ है। आज की राजनीतिक परिदृश्य में बहाव भी है और मगरमच्छ भी है। ऐसे में आप हाथ फेंक के पानी में फेंकेंगे तो कैसे होगा। गार्जियन को चाहिए को हाथ पकड़े रहे ताकि मगरमच्छ से भी बचाए और तेज बहाव में भी बचाए। राम मनोहर लोहिया गले लगा लिया, बोला चंद्रशेखर बहुत सुंदर तुमने कहा, इस बात को मैं नहीं पकड़ पाया था, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर जी की तारीफ किया उन्होंने। इसको बोलते हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का मतलब है इसे चंद्रशेखर कहते हैं। मित्रों, कई परिस्थितियां आई, कई स्थिति आई। आपको एक वाक्य बताता हूं। आज भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिस डॉक्टर मनमोहन सिंह को ईमानदारी की प्रतीक के रूप में पेश करती है, कहती है कि मेरे पास सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री है, मेरे प्रधानमंत्री के बायोडाटा से बड़ा किसी का बायोडाटा नहीं है। नो डाउट भारत के प्रधानमंत्रियों में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, दुनिया में उस लेवल का, उस बायोडाटा का कोई प्रधानमंत्री था ही नहीं। उस मनमोहन सिंह के प्रतिभा को पहचानने का पहला काम अगर किसी किया तो श्रद्धेय चंद्रशेखर थे। उन्होंने ही मनमोहन सिंह को अपना एडवाइजर नियुक्त किया था। उसके बाद मनमोहन सिंह की राजनीतिक में पदार्पण हुई थी, नहीं तो वो आरबीआई में और वित्त मंत्रालय में फाइलें घिसते रह जाते। कोई नहीं जानता कि हुई मनमोहन सिंह। आदरणीय प्रेमनारायण द्विवेदी जी ने कुछ मार्गदर्शन दिया। मैं चाहता हूं मेरे से ज्यादा समझ इन लोगों के पास है, मैं उसको पढ़ूं ताकि आप लोगों का भी कुछ ज्ञान वर्धन हो, मेरा भी हो। प्रेमनारायण द्विवेदी जी को मैं सादर प्रणाम। आप लिख रहे हैं कि तुर्ती पार भागलपुर पुल जो कि घाघरा नदी पर बना है और देवरिया बलिया को जोड़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यह बलिया सोनवानी राजमार्ग का प्रमुख पुल है। श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का दिन है। आदरणीय प्रेमनारायण द्विवेदी जी, मैं चंद्रशेखर जी की देन की तो चर्चा है। आज उनके देखिए वो सांसद के रूप में मेरा हाजीपुर से गाजीपुर का उन्होंने नेशनल हाईवे बनाया था। मतलब हाजीपुर से गाजीपुर मेरा माझी पुल था। मतलब हम लोग छपरा जिला ब्याह करने जाते थे तो शादी का रखते थे कि पुल टूटने से पहले कर देना, क्योंकि लच का पुल टूट जाता था तो उसके बाद हम नाव से जाने की समस्या होती थी। वीरेंद्र बाबू के गांव में ब्याह करते थे तो कहते थे कि वहां पर गंगा पार में कौन जाएगा यार नाव से, तो हम लोगों का बड़ा मुश्किल होता। ब्याह करने जाए कहा आरा जाए या बलिया जाए, छपरा जाए, बड़ा मुश्किल होता था। श्रद्धेय चंद्रशेखर जी ने इस मजबूरी को समझा और हाजीपुर से गाजीपुर नेशनल हाईवे बनाए। इससे इतना बढ़िया बलिया का विकास हुआ। आज हाजीपुर से गाजीपुर डायरेक्ट बसें चल रही है, कार चल रही है। क्या क्या काम किया, बढ़िया सुराहा ताल में किया। आज मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा, उन्होंने काम बहुत काम पर तो डाटा भरा हुआ है। मैं आज कह रहा हूं कि चंद्रशेखर का मतलब क्या है, क्या है चंद्रशेखर। चर्चा उस बात पर हो, क्योंकि अब वो नहीं रहे ना तो उनका काम, उनकी कृति बोल रही है। आज क्यों चंद्रशेखर याद आ रहे हैं, क्या कमी है, कमी खल रही है उनका न होने का। श्रद्धेय चंद्रशेखर का क्या मतलब, उस पर बात हो, तुलना हो कि चंद्रशेखर और बाकी लोगों, आज के लोगों का क्या मतलब है। मित्रों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उनके एडवाइजर थे। मनमोहन सिंह जी एक निर्णय लेकर के आए उनके सामने कि मुझे यूजीसी का चेयरमैन बना दीजिए। श्रद्धेय चंद्रशेखर के लिए बड़ा असमंजस की स्थिति आ गई, क्योंकि वो अपना सरकार रिजाइन कर चुके थे। अगले बार चुनाव आना था। मनमोहन सिंह को बिल्कुल पक्का लग रहा था कि अब चंद्रशेखर वापस चुन के आएंगे नहीं, क्योंकि चंद्रशेखर के पास कभी भी संख्या बल नहीं है। चंद्रशेखर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य अनफॉर्चुनेट या उनका स्वभाव था कि संख्या बल उनके साथ कभी नहीं रहा। तभी कहा जाता था कि पूरा देश के 60 और बलिया का 8 बराबर होता है। इसी अनुपात में उन्होंने सरकार बना लिया। मतलब पूरा देश का 60 और बलिया का 8 बराबर, इसी कहावत के अंदर वो सरकार बना लिया। 67 एमपी के साथ बहुमत से सरकार बनाए और प्रधानमंत्री बने रहे। ये उनके आत्मबल का बात था। चंद्रशेखर जी 2 मिनट सोचे और मन में कहे कि डॉक्टर साहब, मुझे चाय के ऑर्डर देने का भी अधिकार नहीं, क्योंकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कोई मतलब होता नहीं है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री का मतलब होता है प्रधानमंत्री की सीट खाली नहीं छोड़ी जा सकती। राष्ट्रपति का आदेश है कि तुम सीट पर बैठे रहो, अगली सरकार चुन के आएगी, उसके लिए सीट छोड़ देना।
मैं मेरे जैसा आदमी जिसमें मर्यादा है, मानवता है, इंसानियत है, कानून का पालन करने वाला आदमी है, ऊंच नीच सोचने वाला आदमी है, वो इतना बड़ा निर्णय कैसे लेगा कि आपको यूजीसी का चेयरमैन बना दे, तब जबकि आप मेरे एडवाइजर हैं। मतलब सीधा सीधा मेरे को बेनिफिट देने वाला पोस्ट है आपका, और मेरे से आप बेनिफिट लेंगे तो मैं क्या आंख दिखाऊंगा समाज के सामने। मनमोहन सिंह उनको समझाने में सफर है कि देखिए, कांग्रेस से मेरा बात हो गया है और मैं कांग्रेसी हो गया हूं, कांग्रेस इसका विरोध नहीं करेगी। आपका सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी और कांग्रेस इसका विरोध नहीं करेगी, बाकी का तो विरोधियों का काम है विरोध करना। चंद्रशेखर जी अपने स्रोतों से पता किए तो राजीव गांधी जी ने कहा कि हाँ, वो हमारे हो चुके हैं और हम इस बात को विरोध नहीं करेंगे। मनमोहन सिंह की सत्ता लोलुपता उनको उस स्थिति पर पहुंचाए को बिना सीट के रह ही नहीं सकते थे। वो अंत में जाते जाते यूजीसी का चेयरमैन बना रहा है। बड़ी मतलब दिल पर पत्थर रख करके चंद्रशेखर ने निर्णय लिया। वो बाद में वो कहते थे कि मैं निर्णय का अफसोसजनक निर्णय था कि मैंने मनमोहन सिंह को यूजीसी का चेयरमैन बनाया, क्योंकि तब मेरे को नैतिक अधिकार नहीं था। चंद्रशेखर इसका मतलब उनको लगा कि भाई कोई मेरा आदमी कह रहा है और डिजर्विंग है, तो इसको पर थोड़ा बहुत विचार किया जा सकता है। चंद्रशेखर का मतलब है। मित्रों, आपको एक और बात बताऊं, चंद्रशेखर का क्या मतलब है। चंद्रशेखर जी का मतलब है कि चंद्रशेखर जी जब इंदिरा गांधी के मंत्री बनने के निर्णय को ठुकरा दिए तो इंदिरा गांधी ने अपने 2 दूतों को भेजा, बोला कि भाई जो आदमी चंद्रशेखर को मंत्री बनने के लिए मना लेगा वो मेरे गुड बुक में रहेगा। रघु जी आए, रघु जी से मित्रता का वास्ता दिए, वो भाई तुम मान लो। चंद्रशेखर जी कहे कि नहीं, हम मंत्री बनने के लिए हैं नहीं। अंत में उन्होंने कहा कि ठीक है, मंत्री ना बनते एक काम करो, किसी कमेटी के चेयरमैन बन। चंद्रशेखर जी बोले यार, ये सब चीज बात सोच लो, मेरे रहने का मतलब है कि बिगड़ जाएगा। जो सोच करके इंदिरा जी बना रहे हो होगा नहीं, क्योंकि मैं पोपट नहीं हूं कि वो हिलाएंगे, मैं रिमोट से चलने वाला नहीं हूं। बोले नहीं। एक आदमी मित्र और आए, वो आकर के बोले कि चंद्रशेखर मेरा विचार है भाई मेरे। चंद्रशेखर बोले ठीक है भाई। तो वो एक कमेटी के चेयरमैन बने। अब क्या हुआ कि कमेटी के चेयरमैन बनते उन्हें लगा कि अब हमने बना दिया है, चंद्रशेखर बन गए, अब तो कोई पूछताछ होगी नहीं। कुछ दिनों के बाद एक जांच आयोग आया उसी कमेटी के पास, और वो वित्त मंत्रालय और एक और मंत्रालय का आया। वही मंत्रालय जो ये 2 लोग जो चुन के इनको कहने आए थे वही उसके मंत्री थे। 2-3 चिट्ठी दी गई, मीटिंग नहीं हुआ। उनको अफसरों ने बताया कि सर ये टाल मटोल करेंगे, मीटिंग करेंगे नहीं, क्योंकि उनको आप पर भरोसा है कि आप कुछ छूट देंगे नहीं। अब वो लोगों को अफसोस हो रहा है कि आपको क्यों इसका चेयरमैन बनाया गया, उन्हीं की गर्दन फंस गई है, वो आपके मित्र भी हैं, वो आपको जानते हैं। तो उन्होंने सीधा तमतमाते हुए इंदिरा गांधी जी के पास गए और बोले कि देखो, अगर 2 बजे तक वो लोग हाजिर नहीं होते हैं तो लंच के बाद मैं राज्यसभा को रिपोर्ट कर दूंगा कि इस कमेटी का अगेंस्ट निर्णय लिया जाए, आप सोच लीजिए। इंदिरा गांधी बड़ा परेशान, भाई यार ये क्या कर दिया भाई। बोला 2 बजे। वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग हो ना, कल 11 बजे वो एम्बुलेंस लेकर के आता है, वो इंदिरा गांधी, वो चंद्रशेखर जी के ही डायलॉग से प्रभावित था। अमिताभ बच्चन मिलने आया था चंद्रशेखर जी को, मैं वहां था जब अमिताभ बच्चन मिलने आया था। मैं स्वयं भी देखा हूं जब चंद्रशेखर जी को मिलने के लिए अमिताभ बच्चन आए थे। तो वही वो डायलॉग सुना थी, कल 1 बजे, वो सिनेमा वाला। उन्होंने बोला कल अभी 2 बजे, अगर 2 बजे तक ये नहीं आते हैं तो लंच के बाद जब राज्यसभा बैठेगी मैं राज्यसभा चेयरमैन को रिपोर्ट कर दूंगा, ध्यान रखिए। और यह बात राज्यसभा का चेयरमैन का रिपोर्ट करना होता है, मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाती। इंदिरा गांधी को बड़ा समझ हो गया। वो उन लोगों को बोला भाई जा करके लोग, क्या होगा वो बाद में करेंगे, चंद्रशेखर को हटाएंगे वो बाद में करेंगे, हटा नहीं सकते, क्योंकि हटाने के लिए तो उनके विरुद्ध विशेषाधिकार रिपोर्ट लानी पड़ेगी और संसद से हटेंगे। तब रघु जी ने कहा कि यार भाई, हमने आपको बनवा करके गलती किया। चंद्रशेखर जी बोले कि अब बनवा के गलती क्या किया, मेरा होने का मतलब है कि मैं कोई चीज इधर से उधर नहीं होने दूंगा, जो मेरा मतलब है। मित्रों, श्रद्धेय चंद्रशेखर जी लोकतांत्रिक मूल्यों के मानने वाले थे। मीडिया की आजादी के सबसे प्रबल दावेदार में श्रद्धेय चंद्रशेखर थे। श्रद्धेय चंद्रशेखर जी एक बार कहे थे, वो एक प्रेस के मैं भी उस वक्त भूजा खाने वाले कार्यक्रम में बैठा था। उन्होंने बोला कि कुछ बात आ गई थी एक आदमी का कि वो हो गया जी, आप तोड़ मोड़ के पेश कर दे। तो चंद्रशेखर जी बोला कि मेरा पहला वक्तव्य छात्र राजनीति में छपा था। उस वक्त हम जैसे लोगों का नाम छपता नहीं था, क्योंकि हम कोई बड़ा आदमी थे नहीं, बट छप गया किसी कारण से। तब से लेकर के आज तक एक भी मीडिया वाला आके बता दे कि मैंने किसी अपने वक्तव्य का खंडन किया है और कहा है कि प्रेस वालों ने तोड़ मरोड़ करके पेश किया।
तब जबकि मेरे कई प्रश्नों को लोग आधे अधूरे ज्ञान से और अपना अपना लगा करके पेश करते रहे और मेरे को विलन बनाते रहे। ऑपरेशन ब्लू स्टार में मेरे को विलेन बनाया गया, जम्मू कश्मीर के नीति पर मेरे को विलेन बनाया गया, पूरे देश में मेरी छवि हुई कि मैं आतंकवाद का समर्थक हूं, मैं पाकिस्तान खालिस्तान के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं। मैंने कहा कुछ, लोगों ने छापा कुछ, तब भी मैंने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रश्न उठाया। मैंने नहीं कहा कि मैंने नहीं कहा है, आप छोड़ दे, आप गलत बोल रहे हैं। चंद्रशेखर जी प्रेस को आजाद सोच रहे थे, आज के तरह से प्रेस को खरीदारी की विषय नहीं सोचा कि प्रेस की स्वतंत्रता तब है जो उसे आप खरीद करके अपना बना लीजिए, प्रेस स्वतंत्र हो गया, ऐसा वो नहीं सोच रहे थे। ये है श्रद्धेय चंद्रशेखर। क्या है आज के परिस्थिति में कोई प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के स्तर का नेता ये कल्पना कर सकता है कि वो प्रेस को खुली छूट दे दे कि जो मर्जी हो छाप, जो मर्जी हो बोल, तेरे पर कोई प्रश्न नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई एंगल नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जब कल्पनाथ राय चंद्रशेखर जी के घोर विरोधी थे, बगले के थे, मतलब बलिया के घोसी से लड़ते, तब घोसी बलिया में होता था। घोसी से चुन के कल्पनाथ राय जी आते थे। हमारे बलिया में बहुत कल्पनाथ राय को लेकर के चंद्रशेखर जी को लोग लानत मलाल बोलते थे। सभी कहते थे कि देखिए घोसी में मुंबई जैसा चमक आ गया और बलिया में विकास की गंगा कहाँ है, बलिया का सांसद इतना बड़ा है, घोसी का वो बराबर, मतलब घोसी के मतलब कल्पनाथ राय से बड़ा ही वो होते, क्योंकि तुलना होता था। मैं भी कहता था यार वहाँ स्ट्रीट लाइट लगे, हमारे यहाँ सड़क नहीं है, इस सबों की तुलना होती थी। लेकिन जब कल्पनाथ राय पर केस बना और कांग्रेस उनसे हाथ खींच लेने के साथ खड़े हो गए, बोले कि जब तक कोर्ट इनको सजा नहीं दे देता, कोर्ट से ये मुजरिम साबित नहीं होते, तब तक बीइंग लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाला मैं इनके साथ रहूंगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दूसरे पार्टी का नेता एक दूसरे पार्टी के घोर विरोधी नेता के हर उसमें खड़ा हो, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा है, इल्जाम लगा है, जब तक साबित न हो तब तक वो आदमी। आपको एक बात और बता दूं, श्रद्धेय चंद्रशेखर का क्या मतलब, वो सब आज के परिस्थिति से तुलना कीजिए। आज कई फोटो आता है, अब आज एक परिस्थिति आई है ना कि विकास दुबे के साथ भाजपा कह रही है कि ये समाजवादी पार्टी के साथ का पर्ची है, 20,000 रुपए देकर आजीवन सदस्यता लिया है। समाजवादी पार्टी कहती है कि उसने खुद ही भाजपा के 2 विधायकों का नाम लिया है। बहुजन समाज पार्टी मजे ले रही है कि यार 30 साल तक हमारे पार्टी में रहा, कोई हमारे नाम ही ले रहे हैं, छोड़ दे, 2 लोग लड़ रहे हैं। इस परिस्थिति में आप कल्पना कीजिए, हमारे यहाँ के एक सुरदेव सिंह थे जिनके लिए कहा जाता है कि वो कोल माफिया है, माफिया डॉन है, फलाना है। एक बार पत्रकार ने पूछा कि सुरदेव सिंह माफिया डॉन है, आपको इनके विषय में क्या समझ है? तो उन्होंने बोला कि देखो डॉन है कि क्या है, ये पुलिस का काम है। अगर वो बदमाश है तो पुलिस पकड़े, ये हमारा काम नहीं है। वो हमारे क्षेत्र के हैं, विधानसभा में चुने हुए विधायक हैं, उनसे मिलना कहीं से भी कानूनन अपराध नहीं है। अगर वो अपराधी हैं तो पुलिस उनको जाए, मैं उनको पकड़वाऊंगा कि भाई गिरफ्तार हो, कहीं भागो मत, तुम पर कोई जुर्म है। किसी थाने में कोई उनको बड़े FIR है तो अरेस्ट करे, हमने कहा है कि अरेस्ट मत करो। लेकिन अब चूंकि वो उन पर कोई एक छवि बनाई है तो मैं उनसे अपना संबंध तोड़ लूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा आदमी से संबंध है, उसके अपराध से नहीं है। उनके अपराध से मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर वो अपराधी हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाए। क्या आप आज की परिस्थिति में कल्पना कर सकते हैं कि कोई आदमी एक माफिया का छवि वाले आदमी को शरेआम प्रधानमंत्री के पोस्ट पर रहते हुए इंटरव्यू दिया था? यही स्वतंत्र प्रताप सिंह का इंटरव्यू था इंडिया टुडे में, वो पत्रिका आज तक भी मेरे पास थी। उन्होंने कहा था कि अगर उन पर कोई अपराध बनता है तो आप अरेस्ट करिए, ये पुलिस का काम है, मेरा काम नहीं है। सुरदेव सिंह माफिया है, पुलिस का काम है पकड़ना। ये उन्होंने राजीव गांधी पर भी बोला था। उन्होंने बोला था कि राजीव गांधी पर बोफोर्स तोप के हाले वो क्या करेंगे, तो बोला कि गिरफ्तारी करने का काम प्रधानमंत्री की जिम्मे आ गया क्या? अगर राजीव गांधी पर कोई अपराध बनता है तो उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी, मैं करूंगा। आप भूल रहे हैं मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, थाने का SHO नहीं हूं कि मैं हथकड़ी लेकर के अरेस्ट करने चला जाऊं राजीव गांधी को। पत्रकार इतने निरुत्तर हो गए। उन्होंने नहीं कहा कि राजीव गांधी पाक साफ है, राजीव गांधी बढ़िया है, उन्होंने समर्थन लिया, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि आप भूल रहे हैं मैं देश का प्रधानमंत्री हूं और प्रधानमंत्री का काम नहीं उनका अरेस्ट करना, SHO नहीं हूं मैं कि हथकड़ी लेकर के जाके गिरफ्तार कर लो। आज के परिस्थिति में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई आदमी जिसके समर्थन से सरकार चला रहा हो उसी की इतनी मुखालफत करे और कहने की साहस कर सके? ये इसको बोलते हैं श्रद्धेय चंद्रशेखर। मित्रों, चंद्रशेखर जी की बात हो और सोना गिरवी की चर्चा ना हो तो कुछ बात ही ना हो।
उन पर सबसे बड़ा इल्जाम उनकी बदनामी और उनका सरकार से जाने और बिल्कुल कुछ सीट न जीतने का पीछे एक सबसे बड़ा कारण था उनका सोना गिरवी रखना। सोना गिरवी रखने पर उन्होंने बड़ी बेबाकी से अखबार में इंटरव्यू दिया था। उनका अखबार का वो कतरन मेरे पास पड़ा हुआ है। उसमें उन्होंने कहा था कि सोना गिरवी रखने से बढ़िया निर्णय और कोई था ही नहीं। मैं अपने सभी काम के निर्णय का सबसे बड़ा निर्णय मानता हूं कि मैंने सोना गिरवी रखा था। पत्रकार ने बोला क्यों, लोग आपकी आलोचना। बोला नहीं, बोला 2400 करोड़ रुपया का कर्जा हमको देना था, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गई थी, मेरे पास एक्सपोर्ट करने का कोई रुपया नहीं था, देश खड़ा हो जाता है, जाम हो जाता, ना पेट्रोल ले पाते ना कुछ ले पाते, सब कुछ हमको बाहर से लेना होता है। आप समझ लीजिए परिस्थिति ठेठ भाषा में कि मेरे घर में पैसा नहीं है 1 रुपया भी लॉकडाउन की वजह से, और आटा में कनस्तर अब खाली हो गया। इतनी बोलने वाली एक भाई अब आटा बड़ा जरूरी है, नहीं तो बच्चे तो तड़पने लगेंगे भूखे। अब बीइंग ए गार्जियन में क्या करूंगा, मैं कहूंगा ये जो गले की चैन तू पहनी है ना, वो दे, मैं सोनार के पास रख करके कुछ पैसा लाता हूँ, क्योंकि कर्जा मांगने कहीं जाऊंगा तो लोग समझेंगे ओ हो ये तो बेमतलब वकील वकील कहता था यार, 3 मंजिला घर का तो ड्रामा था भाई, कुछ नहीं अंदर से खोखला है, देखो लॉकडाउन 4 महीना हुआ, खाने का लाले पड़ गए। इसमें इज्जत प्रतिष्ठा क्या है, बलिया के लोग हैं, सोना उना आदमी प्रतिष्ठा बचाने के लिए रखता है ना, बुरी समय में आवे, बाकी टाइम में ज्वेलरी का काम करे, और अगर कोई विषम परिस्थिति आए तो उसको गिरवी रख करके बेच करके उससे अपनी इज्जत ढका जाए। सोना इज्जत के लिए होता है, गले में है तो इज्जत बना रहा है, और परिस्थिति खराब है तो इज्जत बचा रहा है। हमारे पूर्वांचल भोजपुरी में तो यही कहा जाता है, प्रेमलाल द्विवेदी जी मेरे इस बात का समर्थन करेंगे कि सोना ज्वेलरी को तो आपका इज्जत बढ़ा रहा है, और अगर विषम परिस्थिति आ गई तो आपका इज्जत बचा रहा है। इससे बड़ा सोना का कोई सदुपयोग नहीं है। कहीं कर्जा मांगने भीख मांगने जाने से तो बढ़िया है कि जो अपने पास, अब घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे करो ना, अब आपके घर में सोना पड़ा है और आप कर्जा मांगने जाएंगे, उसके बाद और ज्यादा इंटरेस्ट, और ज्यादा पेनल्टी, और ज्यादा फाइन। श्रद्धेय चंद्रशेखर ने कहा कि एक काम करो, टैक्स वसूली, उद्योगपतियों के यहाँ से बकाया वसूली, जो भी कर सकते हो करो, उसके बाद देखते हैं। तो 1200 करोड़ रुपया तक आया, फिर भी 1200 करोड़ पर आ गया था। उसमें 300 करोड़ रुपया को उन्होंने सोना गिरवी रखा, और सोना गिरवी रख करके देश का उद्योग चलाया। कांग्रेस पार्टी जो मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव की सरकार आई, नरसिम्हा राव की सरकार चंद्रशेखर जी की उसी निर्णय का तारीफ की, लेकिन अपने तरफ से कि मैंने किया है। अगर श्रद्धेय चंद्रशेखर जी उस निर्णय को नहीं करते तो मनमोहन सिंह उस उदारीकरण पीवी नरसिम्हा राव साहब उस उदारीकरण को लागू नहीं कर पाते, क्योंकि फिर बाहर से हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता, कोई आदमी हमारे आता नहीं, कहते कि गला कट लोग हैं, पैसा लेकर के मार जाते हैं। श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के उस बात का उस वक्त पार्टियों ने बड़ा बदनामी किया, बहुत बदनामी किया। श्रद्धेय चंद्रशेखर एक बात बताते हैं कि मैं अपने 4 महीने के कार्यकाल में 1 रुपया किसी से उधार नहीं लिया, किसी देश से, किसी विश्व बैंक से, कोई वित्त आयोग से, कहीं से भी कोई 1 रुपया कर्जा नहीं मिला। ये बलिया का ठाकुर का काम है कि भूखे मर जाए, कम सहूलत में चला जाए, कर्जा मांगने के लिए ना जाए, क्योंकि रही मन वो नर मर चुके जो कछु मांगन जाए, आउनते पहले वो मरे जिन मुखनिक सतनाई। रहीमदास इस दुआ को अक्षर संभालने वाला बलिया का लाल थे वो, उन्होंने कहीं कर्जा नहीं मांगा। एक जगह श्रद्धेय चंद्रशेखर बताते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी इतनी साफ थी, इतनी उदार थी, इतनी बढ़िया उसकी नीति थी, तो जब मैं देश का प्रधानमंत्री था तो 12.5 रुपये का $1 था, और आज 36 रुपये का हो गया, सीधे 3 गुना। आर्थिक विकास मेरे जमाने में हुआ था कि आपके जमाने में हुआ था? क्योंकि आर्थिक विकास की कल्पना सोने की कीमत और डॉलर की कीमत से की जाती थी, तो मैंने 12.5 रुपया पर डॉलर को स्थिर रखा था, और आज 36 रुपया का डॉलर हो गया है। कामयाब कौन है? इस प्रश्न का जवाब कांग्रेस ही नहीं देती। श्रद्धेय चंद्रशेखर जो सिर्फ राजनीतिक में ही सक्षम आदमी नहीं थे, सिर्फ राजनीति में ही अपना लोहा मनवाने वाले नहीं थे। मुझे बहुत बढ़िया से याद है, उसको बड़ा जोर शोर से ये समाचार नहीं चल पाया था, लेकिन कई जगह था, चूंकि मामला फौज से जुड़ा हुआ था। वो बीएसएफ के कार्यक्रम में गए, बीएसएफ के डीजी ने धीरे से बोले कि सर एक छोटी सी समस्या है। हाँ बताओ। प्रधान में पूछ रहे थे ना कि भाई क्या है, कैसा चल रहा है? तो बोला कि जी एक गर्म कोट के लिए सरकार के पास 3 साल से अनुशंसा गई हुई है, अब तक सरकार ने मंजूर नहीं किया है। तो बोला नहीं किया तो -डिग्री में जवान कैसे ड्यूटी देते हैं? बोला सर वो कोई कमर ओढ़ लेता है, बहुत ज़्यादा होता तो रजाई ओढ़ लेता। बोला रजाई ओढ़ करके
मार्च कैसे होता है? बोला सर वो क्या करे, जवान है, मजबूरी है। उन्होंने वहीं से बोला कि आपके पास लाइन है ना? बोला हाँ हमारे तो वायरलेस लाइन, इधर से बात कराओ। सीधे उन्होंने फोन किया यशवंत सिन्हा को। बोला यशवंत जी, मेरे वहां पहुंचने से पहले इसमें जितनी भी रिकमेंडेशन है मेरा माना जाए कि मैं रिकमेंडेड कर रहा हूं और पैसा मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले लागू हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद उनका फोन आएगा, जी 70 लाख रुपये। बोले 70 लाख? सिर्फ 70 लाख? एक काम करो, अभी के अभी मेरे पहुंचने से पहले 70 लाख बीएसएफ के खाते में चले जाने चाहिए तुरंत। चंद्रशेखर जी अभी जैसलमेर में ही थे और 70 लाख रुपया रिलीज हुआ। बीएसएफ के जवानों ने उनको थैंक्स बोला और बोला कि अब हम गर्म कपड़ा पहन करके बॉर्डर पर ड्यूटी दे सकते हैं जाड़े में भी, क्योंकि अब आप कल्पना कीजिए रजाई ओढ़ करके आप बॉर्डर पर ड्यूटी दे सकते हैं क्या? जब चंद्रशेखर जी दिल्ली आए तो बोले कि इसमें था क्या? बोला नहीं, अभी तो ये आदेश स्तर पर था, अभी फाइल में तो कुछ नोटिंग ही नहीं हुई थी। एक तरह से अच्छा भी था, अगर कुछ उल्टा सीधा नोटिंग हो जाता तो फिर आपकी जरूरत पड़ती, फिर क्योंकि फिर प्रधानमंत्री उसको कंसिल कर सकता था। लेकिन चूंकि अभी ऐसी जस का तस पड़ा हुआ था, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था, सिर्फ पड़ा हुआ था 3 साल से, तो हमको करने में बड़ी आसानी हो गई। बताइए, कुछ सरकारों में सेना के साथ 3 साल तक सिर्फ आदेश स्तर पर चिट्ठी पड़ा हुआ था, मात्र 70 लाख के लिए, हमारे जवानों के लिए। सरदेव चंद्रशेखर ने कहा कि उसको मिनट में निपटाओ, मिनट से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मेरे आने से पहले मामला हो। इसका काम है सरदेव चंद्रशेखर। मित्रों, मैं ये तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो बलिया के थे, मैं ये तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि वो भारतवर्ष के थे। सरदेव चंद्रशेखर जी बलिया के कभी नहीं रहे, कभी भी उन्होंने सिर्फ बलिया नहीं सोचा। अगर सिर्फ बलिया सोचे होते तो हमारा बलिया मैनचेस्टर और वाशिंगटन बन गया होता, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई भी हो इस हैसियत में नहीं था कि चंद्रशेखर जी का डायरेक्ट फोन ना उठा ले। कोई भी प्रधानमंत्री, लोग इस मुगालते में, इस सोच में रहते थे कि यार कौन आदमी है, इसके पास कोई संगठन नहीं है, कोई संसद नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि शक्ति तो तब जानी जाती है जब आपके पास संसद ज्यादा हो। कुछ नहीं है, लेकिन सम्मान प्रधानमंत्री का स्तर का, हर आदमी अध्यक्ष जी, हर आदमी सीधा प्रधानमंत्री के बराबर वाली कुर्सी है। कौन? लोग इसी में सोच में रहते कि कौन है, ये चंद्रशेखर है, यही चंद्रशेखर है, और कोई नहीं हो सकता। मित्रों, सरदेव चंद्रशेखर के कामों, उनके गुण अवगुण, इस सब की तारीफ जितना करें वो कम है। आप समझ लीजिए कि अपने राजनीतिक गुरु आचार्य नरेंद्र देव के आदेश पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना परास्नातक की पढ़ाई को छोड़ करके राजनीति में आ गए। आचार्य नरेंद्र देव ने कहा था उनको कि चंद्रशेखर, PhD PhD की चक्कर छोड़ो, देश में PhD करो, देश की स्थिति बड़ी खराब है, तुम जैसे लोगों को देश को जरूरत है। उनके एक शब्द पर चंद्रशेखर जी अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई को वहीं तिलांजलि दिया, प्रयाग के नदी में विसर्जित किया और कूद पड़े देश के राजनीति में। चंद्रशेखर जी ने कभी इस बात की कल्पना नहीं की कि मैं किस लिए, मुझे प्रधानमंत्री बनना है कि मुख्यमंत्री बनना है कि क्या बनना है। कई बार ऐसा आया कि उनको ये बनाया जाए। जब जनता पार्टी की सरकार आई तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बोला कि चंद्रशेखर तुमको नंबर 2 की पोजीशन पे आना है। उन्होंने बोला कि नहीं, रह दी हमरा। उन दोनों में भोजपुरी में बात है। तब जयप्रकाश जी ने कहा कि तब ठीक है, अध्यक्ष तो तुमको बनना ही बनना ही है, मेरा आदेश है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर जी दोनों एक ही जगह के थे, चूंकि बलिया के थे दोनों लोग। अब उनके आदेश को काट नहीं सके, तब तो और भी कई लोगों ने उनको कहा कि भाई आप मान लीजिए इस बात को, तो वो अध्यक्ष बने और तब से अध्यक्ष जी रहे, चाहे पार्टी 1 सीट हो या 100 सीट हो, अध्यक्ष ही बने रहे। काश 5 साल का फुल आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी सरदेव चंद्रशेखर जी का 5 साल का कार्यकाल तो कांग्रेस पूरा नहीं होने देती, क्योंकि उनके 4 महीने से पहले 3 महीने के अंदर अयोध्या मामला, पाकिस्तान समस्या और अंतर्राष्ट्रीय समस्या, 3 समस्या का बिल्कुल समाधान निकल गया था, ये खत्म हो गया था। अयोध्या का मामला तो खत्म हो गया था, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। चंद्रशेखर जी पहले प्रधानमंत्री थे जो सुबह उठ करके सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन करके हालचाल लेते थे। एक चर्चा बता दूं, चंद्रशेखर जी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, हमारे गृह मंत्री की बेटी का अपहरण हो गया। उन्होंने फोन किया, क्या बदमाशी है भाई, छोड़िए बेटिया को। ये तब के गलियारों में बड़ा चर्चा था।
चूंकि कांग्रेस चाहती थी कि अगर चंद्रशेखर की कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो इस देश की समस्या खत्म हो जाएगी, फिर चंद्रशेखर अमर हो जाएंगे। फिर वो चंद्रशेखर के बाद नीरज शेखर, उसके बाद नीरज शेखर के बाद उनका नवेली शेखर, मतलब इन्हीं लोगों का राज हो गया, फिर कांग्रेस खत्म हो जाएगी, तस्वीरों में दिखेगी। इसलिए वो नहीं चाहते थे, क्योंकि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में एक डायलॉग है कि अगर सब आप ही कर देंगे तो आने वाला प्रधानमंत्री क्या करेगा। ये सोनिया जी बोल रहे हैं, वो सिनेमा का डायलॉग है। हकीकत में कई बार सोनिया जी ने सब बोला कि अगर सब आप ही करेंगे तो राहुल क्या करेगा। राहुल के लिए कुछ ऐसे काम होने चाहिए जिससे इसका नाम अमर हो जाए। कांग्रेस की यही सोच शुरू से ही रही है। उन्होंने यही कहा, मित्रों, चंद्रशेखर जी की कार्यकाल 4 महीने की थी, कुल 11 महीना रहे वो कार्यभाग तक लेकर के, लेकिन अपने 4 महीना के ऑफिशियली कार्यकाल में चंद्रशेखर जी काम किए हैं ना, कई लोग 5-6 साल में नहीं कर पाते हैं, कई लोग कई सालों तक नहीं कर पाते हैं। चंद्रशेखर जी देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक वाक्य आपको पार्लियामेंट का बता रहा हूँ। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी थे और उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आडवाणी जी थे। मतलब चंद्रशेखर जी हर उस मुद्दे को लपक लेते थे जिसमें सरकार को कंफर्टेबल करना हो, जिसमें विरोध करना हो। एक बार क्या हुआ कि चंद्रशेखर जी पार्लियामेंट में अभी जा रहे थे, तब तक उनको एक नोट मिला कि आपके भोरसी आश्रम को बीएसएफ ने घेर लिया है। अब चंद्रशेखर जी तमतमाए अटल जी के रूम में चले गए, बोला गुरु जी क्या कर रहे हैं, मुझे मालूम है आप इस तरह की ओछी बात नहीं करते, आप पीछे से वार नहीं करते हैं, मुझे मालूम है कौन कर रहा है। और सुनिए, मैं अब पार्लियामेंट छोड़ करके भोरसी जा रहा हूँ और अपने बीएसएफ के जवानों को कह दीजिएगा कि हिम्मत हो तो रोक ले, गोलियां चलाना हो तो चला ले, मैं देखता हूँ। अब कह के चल दिया। और अरे चंद्रशेखर सुनो, चंद्रशेखर जी गाड़ी में, अब अटल जी तुरंत बाहर आए। अटल जी थोड़ा सा धीरे धीरे चलते थे, चंद्रशेखर जी का स्पीड ज्यादा था, गाड़ी में ड्राइवर को सीधे भोरसी चलो। अब उसको मोबाइल तो भाई ये सब तो था नहीं। अटल जी परेशान हो गए, अपने सुरक्षा वालों को बुलाए कि भाई तुरंत बीएसएफ के जवानों को ये मैसेज दिया जाए कि हटाओ, वहां से जल्दी हटो चंद्रशेखर के पहुंचने से पहले। चंद्रशेखर अभी दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली क्रॉस भी नहीं किए थे, तब तक बीएसएफ के वहां से सारा बैरियर फेरियर एकदम सारा हट उठ गया है। आए तो देखिए कुछ नहीं था, तो रो करके पूछे बैरियर कहाँ लगा था, बैरियर था, उसमें नहीं सर बैरियर वो तो ऐसे ही कहा, नहीं सर। चंद्रशेखर गए क्योंकि जो उनका भोरसी आश्रम है वो बीएसएफ की वहां पर शूटिंग रेंज है और उसके बीच से ही होकर के जाना पड़ता है, शुरू से ही है। सड़क है वो भारत यात्रा केंद्र सड़क, मेन रोड से भोरसी जेल के पास से अंदर है वो, हम लोग तो कई बार गए हुए हैं। उस पर कई बार बीएसएफ वाले अपने लगाते हैं, लेकिन चूंकि गृह मंत्री थे और बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंदर था, आडवाणी जी ने कहा कि जरा रोक दो। एक बार आडवाणी जी को लगा कि जरा एक बार रोक देंगे तो चंद्रशेखर ठंडा पड़ जाएंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि चंद्रशेखर जी भृगु जी के धरती के हैं, जो एक आदमी का छाती पर लात मार दिए थे कि साला हमको रोक दिया। उस धरती का रहने वाले लोग हैं, वो उस धरती के लोग हैं जिन्हें इंदिरा गांधी का ताप, लोकनाथ जयप्रकाश नारायण का रुके में तो मैं ताप तोड़ के ही रहूंगा। और कांग्रेस के शासन के परचम को उखाड़ने की हिम्मत करने वाला पहला बलिया का शेर लोकनाथ जयप्रकाश, वो वहां के थे, ये आडवाणी जी भूल गए थे। खैर, श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की चर्चा जितना किया जाए कम है। श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के श्री चरणों में आज मेरा विनम्र श्रद्धांजलि है, और इस बात की खुशी है कि मैं बलिया का हूँ जहाँ के वो थे, और इस बात का अफसोस है कि हे श्रद्धेय चंद्रशेखर, जाने से पहले या तो आप जाते ही नहीं, और अगर चले भी गए तो अपनी राजनीतिक सोच, अपनी राजनीतिक मर्यादा, अपने राजनीतिक आचरण कुछ लोगों में वितरित कर पाते, क्योंकि बाघिन का दूध सोने के कटोरे में रखा जा सकता है, मिट्टी के बर्तनों में तो आ ही नहीं सकता। तो कम से कम उस दूध को डाइल्यूट करके कुछ लोगों में ही मिला देते, कुछ लोगों में ही डाल देते, तो आज हमारी राजनीति कहाँ से कहाँ होती, जो कहाँ से कहाँ आ गई है। इन्हीं परिस्थितियों में दुख व्यक्त करते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बाबा को अपने श्री चरणों में स्थान दिए होंगे, आवागमन से वो मुक्त हुए होंगे, उनको यहाँ की परिस्थिति बिल्कुल नहीं दिख रही होगी, क्योंकि आपके साथ आनंद का जीवन भोग रहे होंगे, ईश्वर उनके आत्मा को शांति प्रदान किए ही होंगे, अपने सानिध्य में रखे होंगे। आवागमन से मुक्त अपने बाबा को मैं श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ, उनके प्रति ब्रह्म श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने वाणी को विश्राम करता हूँ। परम श्रद्धेय चंद्रशेखर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम लोग उनके आदर्शों को कुछ पल भी जी सके, कुछ पल भी अपने जीवन में उतार सके, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि चंद्रशेखर जी तो मैं बन नहीं सकता, लेकिन हाँ
कोई मुद्दा विरोध करना हो तो मैं ये ना सोचूं कि ये मोदी के विरोध में जा रहा है कि मोदी के पक्ष में जा रहा है। अगर किसी मुद्दे का विरोध करना हो तो मैं ये ना सोचूं कि ये सोनिया जी के पक्ष में जा रहा है कि विपक्ष में जा रहा है। चूंकि मैं चंद्रशेखर तो बनने की हैसियत में नहीं हूँ, लेकिन उन्हीं के बलिया जिला का हूँ, तो कुछ तो उनकी गुण सीखूँ। ये उन्हीं लोगों का सीखा हुआ गुण है कि अगर लगता है कि किसी मुद्दे का विरोध करना है तो करना है, चाहे वो आपके जानने वाले के पक्ष में जा रहा हो या विपक्ष में रहा हो। इन्हीं शब्दों के साथ परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। और आप सबको शब्द जय श्री राम।